और अब खबरें विस्तार के साथ। आने वाले दिनों में चीज़, कंडेंस मिल्क, नमकीन, छाता और पेंसिल जैसे प्रोडक्ट आपके लिए सस्ते हो सकते हैं। दरअसल जीएसटी के जो 12% वाला स्लैब है उसे हटाने के लिए अब कवायद काफ़ी तेज़ है। सूत्रों के मुताबिक अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, जीएसटी स्लैब को लेकर एक बड़ा अपडेट कि 12% का स्लैब हट सकता है। अब खबर कुछ ऐसी भी है कि 12% से हटा के कुछ चीजें 5 में जाएंगी, कुछ 18 में। इसका बाइफर्केशन कैसे हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें और खाने पीने वाली चीजें आने वाले दिनों में सस्ती हो सकती हैं। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12% वाली जीएसटी स्लैब को हटाने पर चर्चा हो सकती है। दरअसल 12% में ऐसे ज्यादातर आइटम्स हैं जो कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कंडेंस्ड मिल्क, चीज, अम्ब्रेला, साइकिल, पेंसिल, क्रेयॉन्स, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स, ये तमाम चीजें हैं जो 12% में हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्ट लेंसेज हो गए, कारपेट्स हो गए, ये सारे आइटम्स हो सकता है कि दरों में बढ़ोतरी की जा सके। दरअसल जो एक कॉन्सेप्ट यह है, सरकार चाहती है कि जो जीएसटी के रेट्स हैं उसको सिंप्लीफाई किया जाए और साथ ही साथ जो अभी 4 से 5 दर जीएसटी में है उसको हटाकर 3 किया जाए, यानी कि सिर्फ दरें हो 5% हो, 18% हो और 28% हो। लिहाजा अगर 12% की दरों को हटाया जाता है तो कई सारे आइटम्स को 5% में शिफ्ट करना पड़ेगा और कुछ आइटम्स को 18% में शिफ्ट होना पड़ेगा। हालांकि जो इस मुद्दे पर गठित रेट रेशनलाइजेशन वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसके बहुत सारे मेंबर्स अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि एक कंसेंसस या आम राय से डिसीजन ले सकें। लिहाजा जो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक है जो कि मानसून सत्र के पहले संभावित है, उसमें इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है कि आखिर इस 12% की दर को किस तरह हटाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर इस दर को हटाया जाता है तो बहुत सारे आइटम्स हैं जिनकी दरों में बदलाव होगा। तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर इस स्लैब से हट के निचले स्लैब में जाती हैं सस्ती होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब देखना होगा जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर किस तरह से विचार विमर्श होता है और कौन सा आइटम अपर या लोअर लिमिट की तरफ जाता है। लेकिन एक और बड़ी खबर, रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज को लेकर ऑटो इंडस्ट्री की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से सुजुकी मोटर्स ने जापान में स्विफ्ट के कॉम्पैक्ट मॉडल्स का उत्पादन रोक दिया है। ऑटो सेक्टर के लिए कितना बड़ा संकट है और अचानक से क्यों ये संकट आन खड़ा हुआ है, ये हम जानने के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी रोहन सिंह से। तो रोहन, रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज ऑटो इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा संकट है और इनफैक्ट आप ये भी बता पाएं कि क्या कंपोनेंट है, मतलब कितना अहम कंपोनेंट है ये? जो दुनिया भर की ऑटो कंपनियां परेशान हैं रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से, लेकिन इसका पहला सीधा असर पड़ा है सुजुकी मोटर्स पर। जापान में सुजुकी मोटर्स ने अपनी स्विफ्ट के प्रोडक्शन को फिलहाल हॉल्ट कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट पर डिपेंडेंट होते हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है। पहले ये शटडाउन एक शेड्यूल शटडाउन था 26 मई से लेकर 6 जून तक के, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है और जो पार्शियल कब से वो प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं, ये 13 तारीख भी हो सकती है, 16 तारीख भी हो सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी कंपनी ने बहुत क्लियर कुछ इंडिकेशंस नहीं दिए हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की अधिकतर ऑटो कंपनीज का फिलहाल कहना है कि उनके पास अगले कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 महीने के लिए इन कंपोनेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन आगे अगर ये समस्या परसिस्ट करती है तो जुलाई से संकट काफी गंभीर हो सकता है। फिलहाल जो स्थिति है 4 अप्रैल के बाद से अब तक चाइना को करीब 30 से ज्यादा एप्लीकेशन गए हैं रेयर अर्थ मैग्नेट के इंपोर्ट के लिए, लेकिन अब तक उसमें से एक को भी अप्रूवल नहीं मिला है। फिलहाल सरकार कुछ कदम उठाने वाले हैं। इमीडिएट बेसिस पे एक डेलीगेशन जाएगा अगले 2 सप्ताह के अंदर, जिसमें अधिकतर ऑटो इंडस्ट्री के लोग रहेंगे जो इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सरकार कुछ ऑल्टरनेट जगहों पे भी खोज रही है, वियतनाम, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों पे, जहां से फिलहाल शॉर्ट टर्म में इस तरह के जो कंपोनेंट्स है उनको इंपोर्ट किया जा सके। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट की जो रिफाइनिंग है उसको कमर्शियल बेसिस पे और इंसेंटिव दे सकती है। फिलहाल सरकार की एक कंपनी है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो कि इस सेक्टर में है, लेकिन कमर्शियल माइनिंग में, कमर्शियल रिफाइनिंग में उनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहा है। तो आने वाले दिनों में सरकार इसको लेकर इंसेंटिव स्कीम की घोषणा कर सकती है और साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भागीदारी को भी बढ़ाने का पुश मिल सकता है। जी शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए।
आगे बढ़ते हैं। सीएनबीसी आवाज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल हमने रेलवे टिकट बुकिंग में जालसाजी की खबर दिखाई थी और कंज्यूमर अड्डा भी इस पूरे मुद्दे पर किया था। और आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तत्काल टिकट बुकिंग में फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ई आधार का इस्तेमाल करने जा रही है। इससे फर्जी आईडी से बुकिंग करने वालों पर नकेल लगेगी और सही और जरूरतमंद लोगों को टिकट मिल पाएगा। इस साल IRCTC ने करीब 2.5 करोड़ फर्जी आईडीज पकड़े हैं। हमने दिखाया था कि किस तरह से जालसाज सॉफ्टवेयर में खामियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बुकिंग खोलते ही चंद सेकंड में कंफर्म सीटें बुक कर लेते हैं। अब रेलवे ने इस तरह की सारी खामियों को दूर करने का फैसला लिया है और उसके लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। अब आप मुंबई से नागपुर का सफर महज 8 से 9 घंटे में तय कर सकते हैं। मुंबई से नागपुर तक समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया गया है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इगतपुरी से आमने तक 76 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन किया। 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का नागपुर से इगतपुरी तक का हिस्सा पहले से खोल दिया गया था। अब बचा हुआ हिस्सा भी खोल दिया गया है। बंगलुरु में कल आरसीबी की जीत का जश्न हादसे में बदला था और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि भगदड़ में 30 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल हैं। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार और आरसीबी ने मृतकों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज़ 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है, जिससे ये पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत के जश्न की तैयारी कर रही थी। देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु में भगदड़ मची। एक आयोजन हुआ जिसमें अव्यवस्था का आलम दिखा और जरूरत से बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई, जिसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, मगर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। सरकार ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था। BCCI ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था। पुलिस ने कहा हमने आयोजन टालने के लिए कहा था। आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन? CNN न्यूज़ 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है, जिससे यह पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि भगदड़ के बाद दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जश्न को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सब कुछ अचानक हुआ। ये एक पत्र है जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव ने कर्नाटक के DGP को 3 जून को लिखा था। 3 जून को ही IPL का फाइनल मैच हुआ था और उससे पहले ये लेटर लिखा गया और पुलिस से राय मांगी गई थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो विधानसभा की सीढ़ियों पर सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और उसके लिए अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं दी थी। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इतना हो हल्ला होने के बाद सरकार की तरफ से एक मंत्री ने कम से कम ये माना कि हाँ, गलती हुई है। We did all the best we could. We were unable to manage the crowd. The Chief Minister of Karnataka, the Deputy Chief Minister and the Home Minister have already spoken about this. We have owned up responsibility and we'll take corrective measures for the same. बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद हुए जश्न के दौरान मची भगदड़ पर न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस का दावा है कि एक दिन पहले तक सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन अगली सुबह पूरी व्यवस्था इसलिए बिगड़ गई क्योंकि विजय जुलूस का ऐलान किया गया और साथ ही फ्री पास की बात कही गई। सियासत जारी है और भगदड़ की इस घटना को महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से जोड़कर कर्नाटक सरकार जैसे ये जताने की कोशिश कर रही है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं। इधर बीजेपी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने पूछा है कि अगर भगदड़ के एक मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर अब किसकी जिम्मेदारी तय होगी और किसकी गिरफ्तारी होगी? अल्लू अर्जुन एक अभिनेता है, स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested
On the same principle, will Mr. D.K. Shivakumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होंगे। लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डी.के. शिवकुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो इस देश में आम आदमी आखिर कब तक यूं ही भगदड़ में मरता रहेगा? आज आवाज अड्डा में हम ये अहम सवाल उठा रहे हैं। जानलेवा जश्न जिम्मेदार कौन? 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज का आवाज अड्डा। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शुभ अवसर पर राम दरबार का विधिवत पूजन किया। रामलला के गर्भगृह के ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार बनाया गया है। राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बता दें कि राम दरबार की मूर्तियां 40 साल पुराने संगमरमर से तैयार की गई हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। इस पौधे को लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की माता बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुझे इस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। ये बसें न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होंगी बल्कि दिल्ली वालों को सुगम और साफ सुथरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुहैया कराएंगी। इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। साणंद में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली इंडस्ट्री ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उपाय भी खोजा है। वहां इंडस्ट्रियल एरिया के साथ छोटे छोटे जंगल बनाए गए हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। साणंद अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस जंगल के बीच में हम खड़े हैं। क्या है इसका राज? आइए हम यहाँ के प्रेसिडेंट अजीत भाई से बात करते हैं। अजीत भाई, यहाँ पर इतने सारे पेड़, एक जंगल खड़ा कर दिया, क्या उद्देश्य है, आगे क्या? ये जो साणंद जेडीसी है वो पोल्यूशन फ्री है और उसमें हमने अभी तक 40,000 पेड़ लगा चुके हैं और 25,000 बगल में लगा चुके हैं। तो कुल मिला के 65,000 पेड़ लगा चुके हैं और आने वाले साल में हम लोग 1 लाख पेड़ लगाने वाले हैं। ये पोल्यूशन फ्री एरिया है और इंडस्ट्रीज खुद अपने CSR फंड से ये सब काम करती है। बिल्कुल, तो सिर्फ साणंद में नहीं लेकिन देश की अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तब जाकर हम सही मायनों में पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। केतन जोशी, साणंद। पर्यावरण की समस्याओं को लेकर अब नजरिया बदल रहा है। पर्यावरण सुरक्षा अब एक बड़ा बिजनेस आइडिया भी बन गया है, जिसमें समस्या निवारण के साथ रोजगार और मुनाफा भी पैदा होता है। साथ में पर्यावरण हम सबकी जिम्मेदारी भी है। तो कंज्यूमर अड्डा में आज इसी पर होगी एक विस्तृत चर्चा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग भी। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। पर्यावरण के वास्ते, बिजनेस के रास्ते, आज का कंज्यूमर अड्डा। गुजरात सरकार ने राज्य में कई इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं, लेकिन अब गुजरात में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल पार्क धीरे धीरे गुजरात की पहचान बनते जा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी केतन जोशी की ये रिपोर्ट। मारुति सुजुकी और होंडा मोटरसाइकिल के प्लांट के नजदीक बिठलापुर में 385 एकड़ में बन रहा इंडस्ट्रियल पार्क कुछ सालों में ये तैयार हो जाएगा। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी जापान, कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, यूके और भारत की कंपनियों ने यहाँ काम भी शुरू कर दिया है। ये इंडस्ट्रियल पार्क प्लग एंड प्ले की सुविधा देता है और गुजरात सरकार के साथ मिलकर सिंगल विंडो सर्विस भी। यहाँ पे करीबन
5,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट सारी इंडस्ट्री लगने के बाद होगा। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में मैं जो समझता हूँ, ये हमारा 6ठा इंडस्ट्रियल पार्क है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में शायद ऐसे ऐसे बड़े क्लस्टर आगे जाके वो बन भी रहे और आगे जाके मैं भी बनाऊंगा और डेवलपर भी ये जो है इंडस्ट्रियल पार्क में काफी सारे अभी आ रहे हैं। तो गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे क्लस्टर डेवलप होने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे इंडस्ट्रियल पार्क भी हैं जहां अमेजॉन, वोल्टास, जेट्रो जैसी कंपनियां काम कर रही हैं। केमिकल प्लांट लगाना सबसे चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन गुजरात में 25,000 हेक्टेयर में देश का पहला केमिकल पार्क भी बनने वाला है। ये पार्क है वो गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्टों ने मिल के बनाया है। उसमें स्पेसिफिक केमिकल एंड एपीआई का पार्क है। ये पार्क की जो स्पेशलिटी पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग परमिशन ऑफ ईसी एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑफ एज अ होल पार्क। सो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा उनको आके तुरंत उसका काम चालू करना है। अगले 3 साल में गुजरात में 6 निजी इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे जिनमें 45,000 करोड़ का निवेश आएगा। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हमें अग्रसर होना है तो सिर्फ गुजरात में ही नहीं लेकिन पूरे भारत में इस तरह के पार्क होने चाहिए। तभी हम रोजगारी, निर्यात और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाकर जीडीपी को मजबूत कर पाएंगे। केतन जोशी, विठलापुर, अहमदाबाद। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मार्केट का अपडेट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें बात करेंगे बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में आज तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स आज 444 अंक चढ़ा तो निफ्टी 131 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही। डिटेल्स के साथ है हमारी सहयोगी मिताली जैन। तो मार्केट के लिए एक अच्छा दिन मिताली, क्या अपडेट्स रहे साथ में? आज मार्केट में काफ़ी रौनक देखने को मिली है। निफ्टी 500 सब में ही हमें ग्रीन सिग्नल देखने को मिला है। ब्रॉडर बेस पे अच्छे क्यूज रहे, ग्लोबल क्यूज भी स्टैग्नेंट दिखाई दिए हैं। अगर सेक्टोरल में बात करूं तो यहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी निफ्टी रियलिटी में देखने को मिली है। कल जो आरबीआई रेट की कट की एक्सपेक्टेशंस है उससे स्टॉक्स जैसे कि डीबी रियलिटी और शोभा लिमिटेड में अच्छे खासे ग्रीन मूव्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा निफ्टी फार्मा भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन दिखाई दिया। इसके अलावा मेटल शेयरों में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो निफ्टी में जिन शेयर्स ने सबसे ज्यादा रौनक दिखाई है उसमें सबसे पहला नाम है इटर्नल का, जो कल जेप्टो के आईपीओ के डीले के बाद यहाँ पे अच्छी खासी रौनक करीबन 4.5% ये स्टॉक चलता हुआ नजर आया। इसके बाद ट्रेंट भी 3% के आसपास के यहाँ पे एक रन रेट दिखाई दी है। डॉक्टर रेड्डीज भी अच्छा खासा बढ़ा है। पावर ग्रिड में भी अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि निफ्टी ने कौन से ऐसे शेयर्स है जहाँ पे हमें थोड़ी गिरावट या रेडनेस देखने को मिली, तो उसमें इंडसइंड बैंक शामिल है, साथ ही टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व। यहाँ पे देखेंगे 1 से 2% की गिरावट यहाँ इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। मिड कैप में कौन से शेयर्स ने अच्छी रौनक दिखाई, तो उसमें सबसे पहला नाम है कोचिन शिपयार्ड का। डिफेंस के सारे ही स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे 12.5% की अच्छी तेजी। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक में 5%, L&T फाइनेंस ये भी करीबन 5% के आसपास, और ग्लैनमार्क फार्मा भी करीबन 4.5% की अच्छी तेजी दिखाई दी है। मिड कैप शेयर्स जो नहीं चल पाए उसमें हुडको शामिल है, ओला इलेक्ट्रिक 2% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, सोना, BLW प्रिसिशन, PI इंडस्ट्रीज करीबन 1 से 2% की गिरावट इन स्टॉक्स में आज देखने को मिली है। जी थैंक यू मिताली इस अपडेट के लिए। इधर पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के साथ बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। शहबाज ने कहा है कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच संघर्ष टालने में अमेरिका मदद कर सकता है। पाकिस्तान भारत से किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए छटपटा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक स्तर पर घिरे और अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ फैलाया है। भीख का कटोरा लेकर पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के दरबार में है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सीज फायर के लिए ट्रंप के कसीदे पढ़े। साथ ही भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर गिड़गिड़ाए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज शोन बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट एंड इमेजिनेशन that he is a man for peace. He is a man for
He is a man for promoting peace and beneficial business deals. He's a man who is against escalation. He's a man who is against Cold War and hot war. ऑपरेशन सिंदूर पर भले ही भारत में सियासत हो रही हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के सबूत खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिए हैं। भारत में अशांति के लिए आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खौफ में है और अब वो भारत से किसी भी मुद्दे पर बातचीत को छटपटा रहा है। हम टेररिज्म पे बात करने के लिए, एंगेज होने के लिए 100% तैयार हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। एक है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जो हमारे नज़दीक, हमारे पास काफ़ी शवाहिद हैं कि वहाँ की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। एक है कि कोई अगर इक्का दुक्का को खुद कोई लोग, अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स या जैसे जेन्युइन मूवमेंट है 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस तरह की तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आए पाकिस्तान का खौफ इस बात से समझा जा सकता है कि कल तक परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच दोबारा सैन्य संघर्ष शुरू होने की आशंका बेहद कम है। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।